हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, श्री आईएएस एकेडमी ने हिस्ट्री ऑप्शनल बैक ईयर आंसर फ्रेमिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 12 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 13 है। तो देखते हैं कि यूपीएससी ने 2014 में किस प्रकार का प्रश्न पूछा और उसे कैसे लिखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न इतिहास वैकल्पिक विषय प्राचीन भारत का है। 2014 में पूछा गया था 15 मार्क्स का। तो सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके एक एक शब्द को इनकोड करेंगे और फिर इसके उत्तर फ्रेम को गढ़ेंगे। क्लियर? तो प्रश्न है, चोल राज्य के विषय में विभिन्न मतों का मूल्यांकन करते हुए उसकी ग्राम सभाओं पर प्रकाश डालिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अच्छा इसलिए क्योंकि चोलास पीरियड से रिलेटेड न केवल ये प्रश्न पूछा जाता है, बल्कि इसी से संबद्ध कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि येन केन प्रकारेण यह एक स्वतंत्र राज्य नहीं था, लेकिन एक राज्य था। ऐसे नीलकंठ शास्त्री जी के स्टेटमेंट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि उत्तर मेरु अभिलेख के संदर्भ में चोल काल के प्रशासन की व्यवस्था बताइए, या इंडिपेंडेंट रूप से स्थानीय प्रशासन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर? या चोल राज्य की प्रकृति के बारे में पूछा जाता है कि क्या चोल राज्य एक राज्य था, या विकेंद्रीकृत राज्य की अवधारणा थी, या केंद्रीकृत राज्य की अवधारणा थी। ऐसे तमाम प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, अपने इसी प्रश्न में उन सभी प्रश्नों के उत्तर को समावेशित कर लेंगे। लगभग अधिकांश पॉइंट्स हम इसमें कवर कर लेंगे। अब आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर, चोल काल से रिलेटेड हमने एक प्रश्न शायद डिस्कस किया है। तो बिल्कुल, हमने चोल काल से रिलेटेड येन किन प्रकारेण वाला नीलकंठ शास्त्री जी के स्टेटमेंट को अपनी आंसर राइटिंग की सीरीज में डिस्कस किया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। क्लियर? और अगर नहीं भी देखें तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे उसी पॉइंट्स को कम से कम डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? तो आपने पढ़ा, प्रश्न है चोल राज्य के विषय में विभिन्न मतों का मूल्यांकन। अर्थात ये तो समझ में आ रहा है कि चोल राज्य के संदर्भ में कई सारे मत प्रचलन में थे। क्लियर? तो वो मत कौन से थे और उन मतों का मूल्यांकन, मतलब उन मतों में कितनी तार्किकता थी और कितनी सार्थकता थी, उसका हम अध्ययन करेंगे। और फिर हम बताएंगे कि उनकी ग्राम सभाएं कैसी थीं, या उनकी ग्राम सभाओं के प्रकाश पर। क्लियर? अब होता क्या है कि सामान्य जो अभ्यर्थी होते हैं वो क्या करते हैं, वो चोल पीरियड से यहाँ से शुरू करेंगे अपने उत्तर को, विभिन्न मतों से शुरू करेंगे अपने उत्तर को, और फिर लास्ट में ग्राम सभाओं के बारे में बताएंगे। ये एक अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन इससे आपका उत्तर विखंडित नजर आएगा। अर्थात चोल राज्य की तरह आपका भी उत्तर ना तो खंडित लगेगा और ना ही विखंडित लगेगा। आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे ग्राम सभाओं से इस प्रश्न की शुरुआत करें उत्तर की, और फिर बता दें चोल राज्य के विषय में विभिन्न मतों का मूल्यांकन कैसे। तो वो देखते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि वास्तव में क्या कह रहा है, विभिन्न राज्य के विषय में मत का क्या मतलब है। अर्थात कई सारे हिस्टोरियन कहते हैं कि जो चोलास टाइम पीरियड के लोग थे, या जो चोलास का जो राज्य था, या जो उनका साम्राज्य था, वो केंद्रीकृत था। तो कुछ कहते हैं नहीं भाई, वो विकेंद्रीकृत को दर्शाता है। इन्होंने क्या तर्क दिए, केंद्रीकृत वालों ने, विकेंद्रीकृत वालों ने क्या तर्क दिए, हम इनका काफ़ी अच्छे से विश्लेषण करेंगे। और जब विश्लेषण कर लेंगे तो हमारा ये मूल्यांकन का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? फिर हम देखेंगे ग्राम सभाओं का सामान्य परिचय क्या है, और फिर निष्कर्ष की ओर पहुंच जाएंगे। समझ गए? इस पूरे प्रश्न को हमने विखंडित किया। अब हम पहले तो ये समझ लेते हैं कि वास्तव में राज्य के विषय में ये मत कौन से थे। आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर, अभी तो आपने कहा कि आप ग्राम सभा से शुरू करो। तो बिल्कुल हम शुरू ग्राम सभा से ही करेंगे, लेकिन अभी हम आपको समझाने के लिए राज्य के विषय में ये बता दे रहे हैं, और फिर अंत में तो आपको पता है कि हम पूरा उत्तर एक बार आपको गढ़ के बता देते हैं। क्लियर? तो बिल्कुल भी चिंतित ना हो। आप देखिए, नीलकंठ शास्त्री जी का कहना है कि जो चोलास टाइम पीरियड का शासन था वो बेसिकली केंद्रीकृत था, लेकिन इनकी इसी अवधारणा को तर्क और तथ्य के माध्यम से खंडित करते हैं बर्टन स्टाइन। वो कहते हैं कि भाई साहब, जो चोलास टाइम पीरियड था ना, वो केंद्रीकृत नहीं था, वो विकेंद्रीकृत था। तो इन्होंने कुछ तर्क दिए होंगे। तर्क के लिए इन्होंने क्या क्या आधार बनाया, इन्होंने कहा
कि भूमि अनुदान द्वारा जो प्राप्त पद था वो वंशानुगत हो गया था, इससे हम कह सकते हैं कि ये विकेंद्रीकरण था। नगरीय प्रशासन में व्यापारियों की भूमिका हम देखते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं विकेंद्रीकृत था। राज्य जो था वो जाति के स्तर पर हस्तक्षेप नहीं करता था, अर्थात अगर राज्य के पास इतनी पावर होती, इतना केंद्रीकृत होता, तो वो जाति के स्तर पर जाकर हस्तक्षेप करता, बट वो नहीं कर रहा। साथ ही ग्रामीण स्तर पर सभा ही सशक्त सशक्त थी और राज्य केवल प्रेक्षक की भूमिका निभाता था। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि स्टाइन बंधु कहते हैं कि जो ग्रामीण सभा होती थी, जब आप ग्रामीण प्रशासन पढ़ते हो तो उसमें आप पढ़ते हो ना उर महासभा और क्या नगरम। तो उर क्या होती है? वो ग्राम सभा होती है और इसको काफ़ी सारे राइट प्राप्त थे। राइट किस चीज़ के? कि राजा टैक्स की वसूली तो कर सकता है, बट भूमि का वर्गीकरण जो होगा वो ग्राम स्तर पर होगा, वहाँ की ग्राम सभा के द्वारा होगा। क्लियर? फिर वलनाडु नाम की एक व्यवस्था होती है जो ये दर्शाती है कि बेसिकली जो राज्य था वो विकेंद्रीकृत था। क्यों? क्योंकि ऐसी व्यवस्था पूरे प्राचीन काल में देखने को नहीं मिलती है शुरुआती दौर में। क्लियर? फिर वो कहते हैं कि चाहे आप विजयालय का शासन देख लो, चाहे राजराज प्रथम का देख लो, चाहे राजेंद्र प्रथम का देख लो, या फिर कुलोत्तुंग प्रथम का देख लो, इनके बाद जो प्रशासन का ढांचा था वो एक समान नहीं रहा। अर्थात इन्होंने जिस तरीके से शासन बनाया था इन्होंने जिस प्रकार सत्ता स्थापित की थी, उस सत्ता में राजनीतिक परिवर्तन होते गए। अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन कभी छोटा कभी बड़ा, कभी छोटा कभी बड़ा होता गया। अर्थात अधिकारियों को रखने की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी और घटोतरी देखने को मिलती है। और जब ऐसी चीज़ें हम देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि वास्तव में चोल जो राज्य था वो केंद्रीकृत नहीं था। क्लियर? ऐसे ये तर्क देते हैं। फिर ये कहते हैं कि आपको पता हो कि काफ़ी सारा अंतर्विरोध भी था इन लोगों के अंदर। राजकीय कर्मचारी व ग्रामीण संचालकों के बीच काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स होते थे। तो क्या होता था कि गांव के सहयोग से ही कई बार कार्य संपन्न किए जाते थे। मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि कई बार होता क्या था कि जो राज्य की तरफ से जो कर्मचारी आते थे और जो ग्रामीण स्तर के लोग होते थे, आपको पता है कि स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था वहाँ पे थी, तो ग्रामीण जो लोग थे अपना शासन जब चलाते थे तो राज्य के केंद्र के अफसर उसमें दखल अंदाजी करते थे, और इसी दखल अंदाजी के कारण राज्य के लोगों में और ग्रामीण लोगों में टसल बनी रहती थी। इसको आज के संदर्भ में आप देखो कि कई बार केंद्र के द्वारा जब राज्यों के ऊपर हस्तक्षेप किया जाता है तो नहीं टसल देखने को मिलती है। आप खासतौर पर सीबीआई को लेकर इशूज़ देख सकते हो। पिछले विगत वर्ष में आपने देखा होगा कि किस प्रकार मध्य प्रदेश में सीबीआई को लेकर टसल हुई, कैसे महाराष्ट्र में सीबीआई को लेकर टसल हुई, साथ ही पश्चिम बंगाल में आप देख सकते हो। तो वही चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हो। और इसीलिए कई बार क्या हुआ कि गांव इंडिपेंडेंट होकर अपने ही सहयोगियों के साथ मिलकर अपने ही आसपास के डेवलपमेंट एक्टिविटी को प्रमोट करते थे। क्लियर? अब जब वो ऐसी एक्टिविटी करते थे तो स्टाइन बंधु और सालबाउ का ये मानना था कि वास्तव में ये एक विकेंद्रीकरण के फीचर थे। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने यूरोपीय पद्धति को इसी के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन किया था। वो जब भी विकेंद्रीकरण को देखते थे तो इसी सांचे में देखते थे कि राजा की पकड़ या राज्य की पकड़ अंतिम से अंतिम व्यक्ति पर कितनी है, और अगर कम है तो वो विकेंद्रीकृत है, ज़्यादा है तो केंद्रीकृत है। क्लियर? अब हम देखेंगे कि उनके इन तथ्यों का और इन तर्कों का किस प्रकार नीलकंठ शास्त्री जी या अन्य लोग खंडन करते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई साहब, राजा का पद तो था ना, राजा का पद होना अपने आप में केंद्रीकरण को दर्शाता है। क्यों? क्योंकि राजा को तो सभी ने मिलकर चुना होगा। दूसरा, वलनाडु की आप बात तो करते हो, किंतु वलनाडु के जो प्रशासन के जो प्रमुख होता था उसकी अपॉइंटमेंट तो केंद्र करता था। क्लियर? यानी कि उसके अधीन हुआ। तीसरी बात कि जो मंडल थे वो कई सारे प्रांतों में विभक्त थे। क्लियर? और जो मंडलम होता था वो वास्तव में वलनाडु व नाडु में विभक्त होता था। आप सोचो कि जो पूरा उनका राज्य हुआ वो मंडल में विभक्त हुआ, प्रांतों में विभक्त हुआ, और जो मंडल थे उसमें वलनाडु में और नाडु में विभक्त हुआ,
और वलनाडु जो था उसकी भी जो नियुक्ति होती थी वो केंद्र के द्वारा होती थी। समझ सकते हो आप कि मंडलम में भी केंद्र का नियंत्रण, वलनाडु में भी केंद्र का नियंत्रण। तो इससे हम कह सकते हैं कि केंद्रीकरण की जो प्रक्रिया थी वो ज़्यादा थी। साथ ही राज परिवार का कोई ना कोई सदस्य प्रांतीय प्रशासक होता था। मंडलम हमने देख लिया, और जो प्रांत होते थे बड़े बड़े, उनमें जो लोग नियुक्त होते थे जो प्रशासन का कार्यभार संभालते थे वो वास्तव में कोई राजकीय परिवार का होता था। क्लियर। अंत में नाडु के जो अधिकारी की नियुक्ति होती थी वो मंडलम से होती थी। अब बताओ, नाडु के अधिकारी की नियुक्ति मंडलम से होती है और मंडलम के अधिकारी की नियुक्ति किससे होती है? केंद्र से। वलनाडु की किससे होती है? केंद्र से। तो हम नहीं कह सकते हैं कि वास्तव में ये जो था व्यवस्था, इसमें केंद्र का कितना हस्तक्षेप था। लेकिन बस अंतर ये देखने को मिलता है कि मौर्यों में ये केंद्र के द्वारा की जाती थी। क्लियर। मतलब कि मौर्यों का एक कदम और ज़्यादा केंद्रीकृत था। समझ रहे हैं ना आप? नहीं समझ पाए होंगे, देखिए ऐसे समझिए। ये आपने देखा मंडल। क्लियर। मंडल में कौन नियुक्त करता है? राज्य के द्वारा, यानी कि राजा के द्वारा। क्लियर। अब मंडल में था वलनाडु, वलनाडु को कौन नियुक्त करता है? राजा के द्वारा। क्लियर। समझ गए। इधर हमने दूसरा एक देखा था, वो कौन सा था बताइए? प्रांत। प्रांत में कौन होते थे? राज परिवार के सदस्य। क्लियर। अब ये जो मंडलम है, इस मंडलम से भी नाडु की जब हम बात की, ये तो वलनाडु हो गया और ये नाडु हो गया। अब इस नाडु की नियुक्ति कौन करता था? मंडलम के लोग। अर्थात एक तरीके से आप देखो ना, राजा का ही सब में प्रभुत्व बना है। हाँ, अंतर बस इतना है कि पहले राजा इसको भी नियुक्त करता था और इसको भी नियुक्त करता था, लेकिन अब राजा इसको डायरेक्ट नियुक्त नहीं करता, इसको बस करता है और इसे करता है, और इससे ये कहता है कि आप इसे नियुक्त कर दो। बस इतना अंतर था। और इसी चीज़ को देखकर स्टाइन बंधु और सालवाऊ महोदय ये कहने लगे कि वास्तव में चोल टाइम पीरियड पूरी तरह से विकेंद्रीकृत था। तो पूरी तरह की बात को हम खंडित कर देंगे ना कि मौर्यों से ये कितना कम केंद्रित था। फिर आप निष्कर्ष दे सकते हो कि विकेंद्रीकरण के समांतर ही केंद्रीकरण की धारा भी विद्यमान थी। क्लियर। ऐसे आपका ये उत्तर हो जाएगा। समझ गए। अब आपने ये देखा कि हमने कैसे इन पॉइंट्स को कवर कर लिया। अब आप क्या करेंगे? आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा, ये साउथ हॉल की मैंने आपको बता दिया था, आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर क्या इतने सारे पॉइंट्स हम लिखेंगे? तो बिल्कुल भी नहीं, इतने सारे पॉइंट्स हमें नहीं लिखने हैं। क्यों? क्योंकि हमें बस कुछ ही पॉइंट लिख के उनका तथ्य और तर्क के साथ आलोचना कर देनी है। क्योंकि 175 शब्दों में हमें इस प्रश्न का उत्तर गढ़ना है, जिसमें 100 वर्ड हमारे इस विभिन्न मत में जाएंगे और 75 वर्ड हमारे ग्राम सभाओं के प्रकाश पर जाएंगे। क्लियर। तो अब हम पहले ग्राम सभा देख लेते हैं, फिर हम इसके पूरे उत्तर को डिस्कस करते हैं। ग्राम सभा के बारे में आपको पता है कि इसकी जानकारी हमें परांतक प्रथम के उत्तर मेरु अभिलेख से मिलती है। यूपीएससी में प्रीलिम में भी प्रश्न पूछा जा चुका है और आपसे मेंस में भी कई बार ऐसे प्रश्न पूछे गए। होता क्या था, जो गांव थे वो कई वार्डों में विभक्त थे, जैसे 30 वार्डों में। वार्डों के जो सदस्य होते थे उनको मिलाकर कई समितियों का निर्माण किया जाता था, जिन्हें वारियम कहते थे। और वो समितियां आप चाहे संवत्सर समिति देख लो, चाहे तोट्टा वरियम देख लो जो कि बाग बगीचों से संबंधित होती थी, एरवेरियम देख लो जो तालाबों के नियंत्रण से होती थी, नए द्वार देख लो जो न्यायिक क्रियाविधि से रिलेटेड होती थी। साथ ही जो सभा के सदस्य होते थे उनकी नियुक्ति के लिए कई सारी अहर्ताएँ चाहिए होती थी, अर्थात योग्यताएं, जैसे कि वर्ण व्यवस्था का वो पालन करते हों, शैक्षणिक हों, आर्थिक रूप से मजबूत हों, नैतिक हों, अपराधीकरण ना हो, भ्रष्टाचारी ना हो। हालांकि इनमें अगर दो फीचर्स को आप हटा दो, वर्ण व्यवस्था का पालन और आर्थिक कैटेगरी, तो आप ये मान सकते हो, हालांकि शैक्षणिक भी इतनी हमारे यहाँ ज़रूरी नहीं है, तो आप ये मान सकते हो कि ये जो नीचे के 3 फीचर हैं वो आधुनिक लोकतंत्र से कहीं ना कहीं समरूपता दर्शाते हैं। क्लियर। फिर आप देखोगे कि जो चुनाव होता था वो लॉटरी पद्धति पर आधारित होता था, अर्थात प्रत्यक्ष चुनाव का अभाव होता था। लॉटरी पद्धति का क्या मतलब? लॉटरी पद्धति का मतलब ये होता था कि हर एक व्यक्ति के लिए ऐसे ऐसे वोट डाल दिए गए। क्लियर। एक बॉक्स बनाया गया, उसमें ऐसे सबके नंबर डाल दिए गए। ये 6 कैंडिडेट्स हैं, इनको एक बॉक्स में बंद कर दिया गया। क्लियर। अब इन 6 कैंडिडेट्स की जो स्लिप है, इनमें से किसी एक की स्लिप निकाली गई और जिसका नाम आ गया वही वहाँ का प्रधान बन गया। क्लियर। तो एक तरीके की लॉटरी पद्धति हो गई।
फिर भी क्या होता था, इन लॉटरी पद्धति होने के बावजूद ऐसा नहीं था कि ये लोग काम नहीं करते थे, काफ़ी प्रगतिशील थे। मूलतः ग्राम प्रशासन 3 भागों में देखते हैं, चाहे उर के रूप में महासभा, नगरम यानी कि स्थानीय ग्राम सभा, जिसको सामान्य ग्राम सभा के नाम से जाना जाता है। इसमें आप ग्रामों को देखोगे, पुर को देखोगे, नगर जिसको बोलते हैं। तो ये सारे फीचर हम यहाँ देखते हैं। कई बार क्या होगा कि स्टूडेंट्स महासभा के बारे में लिखने लगेगा, नगरम के बारे में लिखने लगेगा। हमें ये नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि आपसे ग्राम प्रशासन में सिर्फ उर के बारे में पूछा है, इन दो के बारे में आपसे नहीं पूछा है। क्लियर? तो आप इसके बारे में लिखेंगे और इसके बारे में हमने आपको बता दिया कि कैसे 30 वार्डों में विभक्त होती थी, कैसे कई समितियों के द्वारा इनका संचालन होता था। क्लियर? फिर आप देख सकते हो महासभा जो थी वो गांवों के वरिष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा बनी होती थी, जिसमें जिन्हें अग्रहार कहा जाता था। नगरम जो होते थे वो व्यापारी होते थे। भूमि सर्वेक्षण से संबंधित जितने भी राइट होते थे वो ग्राम सभा को प्राप्त होते थे, जैसा कि अभी हमने बताया। हालांकि जो टैक्स होता था वो केंद्र वसूलता था। निष्कर्ष में आप कह सकते हो कि आधुनिक लोकतंत्र के काफ़ी करीब थी। क्लियर? अब आप में से लोगों को लग रहा होगा कि इसका अच्छा उत्तर आप बता दीजिए। तो वास्तव में आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे कि चोल काल में स्थानीय प्रशासन की जानकारी हमें परांतक प्रथम के अभिलेख से मिलती है, जिसमें गांवों को कई वार्डों में बांटा गया था। जैसे कि उनमें कई प्रकार के वार्डों में बांटा गया था। ब्रैकेट में आप 30 वार्ड डाल दोगे और फिर लिख दोगे इन वार्डों में कई सारे सदस्यों को मिलाकर कई समितियां बनाई जाती थीं, जैसे संवत्सर, तोट्टावरियम, एरीवरियम आदि, जो कि गांव की प्रशासनिक व राजनीतिक या सामाजिक कल्याण को प्रमोट करती थी। क्लियर? आप ये बता दोगे। साथ ही इनके जो अधिकारी थे उनकी नियुक्ति के लिए एक अहर्ताएँ होती थी, जैसे वर्ण व्यवस्था का पालन करना, अपराधीकरण न होना, भ्रष्टाचारी न होना, नैतिकता का भाव होना आदि के तहत उनको नियुक्त किया जाता था। ये नियुक्ति बेसिकली प्रत्यक्ष चुनाव पर आधारित न होकर लॉटरी पद्धति पर होती थी। क्लियर? आप ऐसे बता सकते हो। फिर आप बता दोगे किंतु गहराई से देखें, इन्हीं चीज़ों को आधार बनाकर कई सारे इतिहासकारों ने चोल राज्य को एक विकेंद्रीकृत शासन की संज्ञा दी है, जिसको लेकर बर्टनस्टाइन का ये कथन है और आप बता सकते हो नीलकंठ शास्त्री या उनसे संबद्ध अन्य लोगों का ये कथन है। और फिर आप निष्कर्ष लिख दोगे कि कुछ भी हो कि चोल काल के दौरान जब हम देखते हैं तो ये बात ठीक है कि उसमें विकेंद्रीकरण के कई सारे फीचर विद्यमान हैं, किंतु उस समय विकेंद्रीकरण के समानांतर ही केंद्रीकरण की प्रवृत्ति भी विद्यमान थी। बस इतना कह के आप अपना उत्तर कंप्लीट कर लोगे। क्लियर? आपको मैंने सारे फीचर बता दिए, आपको इनको ऐड करना है, कैसे ऐड करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर? तो आप इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। बाकी आपको पता है इसी प्रश्न को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है दूसरे फॉर्म में, जिसमें हमने पढ़ा था येन केन प्रकारेण को लेकर। क्लियर? तो आप चाहें तो उसको भी सुन लें और दोनों को सुनने के बाद बेहतरीन ढंग से इस टॉपिक को कवर कर लें। क्लियर? मिलते हैं नए प्रश्न में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।